और बलूचिस्तान में विद्रोह की आग ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा दी है। पाक सरकार के उत्पीड़न के खिलाफ बलूच राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग घरों से ग्वादर के लिए निकले, जिन्हें पाकिस्तानी सेना के जुल्म का सामना करना पड़ा। और जगह जगह बलोच नागरिकों की बसों को रोककर उनके टायर बर्स्ट किए गए, तो कई जगह बलोच नागरिकों के काफिले पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान के मस्तूंग इलाके में हुई फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। खबरों के मुताबिक पाक सेना की फायरिंग में 15 लोग घायल हुए, जिसमें 3 की हालत गंभीर है, जबकि एक युवक की मौत की खबर है। साथ ही ग्वादर को पाकिस्तान की सेना ने सील कर दिया है, जिसकी वजह से ग्वादर बाकी हिस्सों से कट गया है और ग्वादर में बलोच प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना ऑपरेशन चला रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यह पाकिस्तान में सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों वाला लेकिन सबसे कम विकसित प्रांत है। बलूचिस्तान गैस, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान के सबसे अमीर प्रांत के रूप में जाना जाता है। चीन की ओर से वित्त पोषित अरबों की परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का एक बड़ा हिस्सा यही है। यह परियोजना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का एक बड़ा हिस्सा है। इसमें ओमान की खाड़ी के पास ग्वादर शहर में बने बंदरगाह को एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में देखा जाता है। चीन इस इलाके में खनन परियोजनाओं और ग्वादर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। इसका पाकिस्तान के चरमपंथी समूह बढ़ चढ़कर विरोध करते हैं। वहीं कनाडा की खनन कंपनी बैरेक गोल्ड की बलूचिस्तान में खदान में 50% हिस्सेदारी है। इसे तांबे और सोने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अविकसित साइटों में से एक माना जाता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की, उससे ऐसा लग रहा है कि शहबाज सरकार डरी हुई है। बलोच नागरिकों के इसी आक्रोश को रोकने के लिए पाक सरकार उनके आंदोलन को कुचलना चाहती है। लेकिन बलूचिस्तान में दशकों से चले आ रहे दमन के खिलाफ आवाज तेज होती जा रही है और गाड़ियों में भर भरकर प्रदर्शनकारी ग्वादर की तरफ निकले। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में लोगों का काफिला बढ़ता गया और पाक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रास्ते में कई जगह इनके कारवां को रोका गया और पाक सेना से इनकी झड़प भी हुई। कई जगह रोकने के बावजूद बलूचिस्तान के नागरिकों का जोश कम नहीं हुआ और आगे की तरफ बढ़ते गए। दरअसल बलूचिस्तान में नरसंहार और शोषण के खिलाफ ग्वादर में जनसभा थी, जिसमें बलूचिस्तान की स्वायत्तता और नागरिकों के अधिकारों के लिए समर्थन जुटाना था। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC का भी प्रमुख केंद्र है, जिसका बलूचिस्तान के लोग लगातार विरोध करते रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के जुल्म और चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के खिलाफ बलूचिस्तान की आवाम सड़क पर है। पूरे बलूचिस्तान प्रांत में कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई दिया और कर्फ्यू के बाद लोग सड़क पर नजर आए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल रहे। सभी पैदल घरों से निकले और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। इधर बलूचिस्तान में कारोबारियों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी। और ग्वादर में आयोजित बलूच राजी मार्च पूरे बलूचिस्तान में फैल गया और जगह जगह पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की सेना के जुल्म की इंतहा तब हो गई जब सेना के जवानों ने मरीज को भी इलाज के लिए आगे ले जाने से रोक दिया, जबकि पीड़ित के परिजन गुहार लगाते रहे। हमारा बंदा मर जाए आपका घर न लाए, हमारा बंदा मर जाए आपका घर न लाए। इस तरह करते हो आप लोग, ये आप लोगों का काम है। बंदों को हमारा गोली से मारो। पीड़ित और पाकिस्तान सेना के जवानों के बीच काफी देर तक बहस होती रही, लेकिन मरीज को आगे जाने नहीं दिया और पाकिस्तान सरकार पर जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान आर्थिक संकटों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान चाहता है कि उसके यहाँ टूरिस्ट आएं, जिनसे उसकी कमाई हो, लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदों पर एक रिपोर्ट ने पानी फेर दिया है। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान का कराची शहर दुनिया के दूसरे सबसे जोखिम वाले शहरों में से एक है। कराची को 100 में से 93.12 नंबर के साथ पर्यटकों के लिए दूसरा सबसे जोखिम भरा शहर माना गया है। 11 जुलाई को फोर्ब्स एडवाइजर की 3 सबसे जोखिम भरे शहरों की सूची जारी हुई। वेनेजुएला कराकस के बाद कराची दूसरे स्थान पर था। कराकस का स्कोर 100 था। म्यांमार का यांगून 100 में से 91.67 स्कोर के साथ दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक शहर रहा। इस रिपोर्ट में सबसे खतरनाक दूसरा शहर होने का कारण उच्चतम व्यक्तिगत सुरक्षा जोखिम, अपराध, हिंसा, आतंकवादी खतरों,
प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक कमजोरियों से जोखिम है। और राजधानी दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस स्टडी सेंटर में हुआ, जहां बारिश का पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 30 से 35 छात्र और छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक पानी इतनी तेजी से आया कि लगा जलजला आ गया हो। छात्र छात्राएं कुछ समझ पाते इससे पहले बेसमेंट में तेजी से पानी भर गया और छात्र कई फीट गहरे पानी में डूब गए और हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। 3 डेड बॉडीज बेसमेंट से रिकवर हुए थे, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। जानकारी मिलने पर राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची और पंप की मदद से बेसमेंट में भरे पानी को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर का बेसमेंट करीब 12 फीट का था, इसीलिए वहां भरे पानी को निकालने में काफी वक्त लग गया, जो लाइब्रेरी में फंसे छात्रों के लिए जानलेवा साबित हुआ। जब हम लोग गए तो पूरा बेसमेंट पानी से भरा था और आप ये मानिए कि सड़क और बेसमेंट का लेवल पानी की वजह से एक ही हो चुका था। मतलब जितना पानी बेसमेंट भर के बाहर आके सड़क के बराबर हो गया था। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है और वहां जमा हुए मलबे को साफ किया गया है। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कोचिंग सेंटर के आसपास के पूरे इलाके में सैलाब दिखाई दिया। सड़क पर खड़े कई वाहन भी पानी में डूब गए। ये सैलाब तेज रफ्तार से बेसमेंट के अंदर दाखिल होता हुआ नजर आया, जिसके बाद बेसमेंट में भरा पानी सड़क के बराबर आ गया। वीडियो को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कहां सड़क है और कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जाने का रास्ता किधर है। और ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे राव आईएएस स्टडी सेंटर में हुए इस दर्दनाक हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें कोचिंग सेंटर प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में भारी मात्रा में पानी जमा हो जाने के बाद उसे निकलने की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। बताया यह भी जा रहा है कि यहां पानी निकालने वाला पूरा ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका था। आपातकाल के हालात में बेसमेंट से निकलने के लिए केवल एक ही सीढ़ी थी। इसके अलावा बेसमेंट से निकलने के लिए कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में स्टोरेज की जगह पर लाइब्रेरी क्यों बनाई गई, इसका जवाब कोचिंग सेंटर के मालिक के पास नहीं है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे ने कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा उपायों के दावों की पोल खोलकर रख दी। आईएएस की तैयारी कराने वाले राजेंद्र नगर के इस कोचिंग में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। ओल्ड राजेंद्र नगर के जिस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों नवीन डलविन, तानिया सोनी और श्रेया यादव ने अपनी जान गंवा दी, वो कोचिंग सेंटर नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था। फायर डिपार्टमेंट से कोचिंग सेंटर को मिली एनओसी के मुताबिक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई थी, यानी बेसमेंट के दूसरे तल पर लाइब्रेरी बनाकर नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिसकी वजह से कई फीट तक बारिश का पानी बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में घुस गया और पानी भरने की वजह से बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट खराब हो गया। बेसमेंट में एग्जिट के लिए भी केवल एक ही सीढ़ी थी। इसके अलावा बेसमेंट से निकलने के लिए कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था और इसीलिए तेज रफ्तार से बहता बारिश का पानी जब बेसमेंट में घुसा तो छात्रों को बचकर निकलने का मौका नहीं मिला। ये कोचिंग के पीछे का गेट है, पीछे की दीवार है और यहाँ से ये जो आप एक काली सी जगह देख रहे हैं, जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ से बेसमेंट में एंट्री और एग्जिट का रास्ता था। पुलिस ने कोचिंग सेंटर में हुए हादसे पर एफआईआर दर्ज करते हुए सेंटर के संचालक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दिल्ली सरकार ने भी कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया। पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर पुलिस से क्रिमिनल केस पुलिस ने दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 105, 106(1), 152, 290, 35 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इस हादसे पर कार्रवाई करते हुए कोचिंग मालिक अभिषेक, कोऑर्डिनेटर देशपाल को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली सरकार ने पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और आतिशी ने दिल्ली की मुख्य सचिव से
24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। वहीं मेयर शैली ओबराय ने बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाने वालों पर शिकंजा कस दिया है। उन्होंने एमसीडी कमिश्नर को संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है और जिम्मेदार एमसीडी अधिकारियों की भी जांच की बात मेयर की तरफ से कही गई है। और ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया और भारी संख्या में जमा हुए छात्रों ने कोचिंग सेंटर के बाहर हंगामा और बवाल किया। सैकड़ों छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर सड़क पर बैठ गए और एमसीडी और कोचिंग सेंटर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जितने भी छात्र हैं वो प्रदर्शन पर बैठे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। उनकी छात्रों का आरोप है कि हादसे के लिए एमसीडी जिम्मेदार है। थोड़ी देर की बारिश में ही यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे रहती है। सरकार की आंख तभी खुलती है जब कोई घटना घट जाती है। उससे पहले कुछ नहीं होता है। कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में हुआ, 3 दिन पहले पटेल नगर में हुआ। घटनाएं होती रहेंगी, बच्चे मरते रहेंगे, सरकार की आंख नहीं खुलने वाली। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे तो छात्रों ने उनका विरोध किया और वी वांट जस्टिस और वापस जाओ के नारे लगा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मेयर शैली ओबराय के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। एबीवीपी के छात्र भारी संख्या में मेयर शैली ओबराय के घर के बाहर जमा हो गए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सोसाइटी गेट के बाहर शैली ओबराय के बोर्ड पर कालिख भी पोत दी गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस एबीवीपी छात्रों पर लाठियां बरसाती दिखाई दी। और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने हादसे के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया और केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर की घटना को हादसा नहीं बताया और इसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए केजरीवाल सरकार पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। इसको हम हत्या की श्रेणी में रख रहे हैं। ये हत्या है और इसकी दोषी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। दिल्ली की जनता को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर आ चुका है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला और पूरे हादसे को साजिश बताते हुए दिल्ली सरकार पर हमला बोला। 1 घंटे की बारिश में इतनी बड़ी बेसमेंट में पानी घुस जाता है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है और जो भ्रष्ट अफसर, जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पर लटका देना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर राजेंद्र नगर हादसे पर दुख जताया और हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बीजेपी और एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपने राज्यों में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी दी। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में 13 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में 15 डिप्टी सीएम भी शरीक हुए और साथ ही कई एनडीए शासित राज्यों के डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। इस बैठक में 13 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में 15 डिप्टी सीएम भी शरीक हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को संदेश दिया और राज्यों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं को सही ढंग से लागू करने पर जोर दिया। बैठक के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हमारी पार्टी सुशासन को आगे बढ़ाने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच संयुक्त समन्वय पर जोर दिया। आईएनडीआईए गठबंधन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हुई। लेकिन ममता बीच में ही बैठक छोड़कर निकल आईं और आरोप लगाया कि उन्हें अपनी बात नहीं रखने दी गई। बैठक से निकलकर ममता बनर्जी ने कहा था कि उनका माइक ही बंद कर दिया गया। अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे ममता बनर्जी और लोकतंत्र का अपमान बताया है। ममता जी को बोलने नहीं दिया,
ममता जी को अपनी बात रखने नहीं दी। पश्चिम बंगाल जैसी एक बड़ी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह से अपमानित करता, उनका माइक बंद करना लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। तो वहीं एनडीए के नेता विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं और ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। ये बात बोलना सरासर झूठ है जब कोई ये बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। ममता बनर्जी के आरोपों पर खुद नीति आयोग के सीईओ ने सफाई दी थी और कहा था कि ममता बनर्जी को जल्दी वापस जाना था, इसलिए बैठक छोड़कर निकल गई थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है। समाजवादी पार्टी के नए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो गया और अखिलेश यादव ने अपना उत्तराधिकारी एक ब्राह्मण को बनाकर बीएपी कार्ड यानी ब्राह्मण, अल्पसंख्यक और पिछड़ा का दाव चला है। और लखनऊ में हुई समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला लिया। वहीं महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल की जिम्मेदारी दी गई, जबकि कमाल अख्तर मुख्य सचेतक बनाए गए। राकेश वर्मा को उप सचेतक बनाया गया है। इस सरकार ने इस प्रदेश में केवल समस्याएं ही पैदा की है, तो इतनी समस्या है जिन समस्याओं को लेकर हम लोग विधानसभा में लड़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुने गए, जिसके बाद यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। अगर माता प्रसाद पांडे की बात करें तो वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं और सिद्धार्थनगर के इटवा सीट से विधायक हैं। यूपी में नेता प्रतिपक्ष की रेस में समाजवादी पार्टी से इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर और तूफानी सरोज भी चल रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी ब्राह्मण चेहरे को बनाया। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने नया नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व के साथ पूरी तैयारी कर ली है, जिसके चलते सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। अखिलेश यादव ने पार्टी विधानमंडल दल की बैठक की और योगी सरकार को मॉनसून सत्र में घेरने की रणनीति बनाई। तो वहीं सत्र से पहले यूपी सरकार ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की और सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग मांगा। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र 29 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश कर सकती है, जिसमें 2025 महाकुंभ की तैयारी के लिए बजट मिलेगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष पेपर लीक, महंगाई, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। सदन में सबसे बड़ी समस्या है कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, बाढ़, विद्युत समस्या, विद्यार्थियों की समस्या। वहीं विधानसभा सत्र को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। विधानसभा की ओर जाने वाले ट्रैफिक का रूट डाइवर्ट किया गया है, साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी संग्राम जारी है। जहां एक तरफ शिव भक्त कांवड़ लिए अपनी यात्रा पूरी करने में लगे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया है। तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा को नमाज और अजान से जोड़ दिया। 10 मिनट की नमाज आपको तकलीफ पहुंचाती है, 5 मिनट की अजान आपको तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन पूरे महीने का कांवड़, पूरी व्यवस्था बदल दी जाती है, पूरे रास्ते बदल दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ये न्याय है या अन्याय? तो वहीं तौकीर रजा के बयान का विरोध शुरू हो गया है। हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने उनके बयान पर ऐतराज जताया है। आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं क्या? हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं? आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हम प्रार्थना करें? ये पहली बार नहीं है कि तौकीर रजा ने जहरीला बयान देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट विवाद के बीच यूपी के मुजफ्फरनगर में एक नया ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ सभी नॉनवेज होटल भी बंद हैं। होटल है आपका अंदर? साथ ही होटल मालिकों ने इन्हें बड़े बड़े पर्दों से ढक दिया है। इसके अलावा होटल के बाहर एंट्री गेट पर कंटीले तारों की बाड़बंदी कर दी है। नॉनवेज के जितने भी ढाबे हैं उन सभी के ऊपर ताला लटका पड़ा है। ताले की तो तस्वीर आप देख सकते हैं, लेकिन अब हो क्या रहा है कि कहीं पर पर्दों से तो कहीं पर यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से कटीले तारों से इस पूरे होटल को इस तरह से ब्लॉक किया गया है। और दरअसल मुजफ्फरनगर के रास्ते हजारों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार जाते हैं, जिसके चलते यहाँ के नॉनवेज ढाबों ने ऐसा किया है ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। भाई ऐसा ढकने कांवड़ चला ढका रहा है। अच्छा,
दरअसल मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा का एपिसेंटर है। यहाँ हजारों की संख्या में कावड़ गुजरते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहला मेडल हासिल कर लिया है। 22 साल की शूटर मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने मनु को बधाई दी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीतने के लिए कांस्य पदक के लिए बधाई। ये सफलता और भी खास है क्योंकि वो भारत के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। मेडल जीतने के बाद मनु के घर में खुशी का माहौल है। तीसरे मेडल पाना ओलंपिक में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जी। एक सामान्य ही परिवार से उठी है और इकोनॉमिक की तो कोई वो प्रॉब्लम आई नहीं कभी इकोनॉमिकल, लेकिन उसने हार्डवर्क बहुत किया है। आपको बता दें कि निशानेबाजी में मनु भाकर कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मनु भाकर का आज फाइनल मुकाबला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में था, जिसमें उन्हें ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वहीं मनु भाकर का ये दूसरा ही ओलंपिक है। उन्होंने पिछले यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में डेब्यू किया था, लेकिन 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान उनकी पिस्टल खराब हो गई थी। इस कारण वो पिछली बार मेडल नहीं जीत सकी थी, मगर इस बार मनु ने अपना पूरा जोर दिखाया और किस्मत पर हावी होते हुए मेडल पर निशाना साध दिया। मुंबई का चाल शोभराज पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ये ऐसा लुटेरा दूल्हा है जिसने अपने खर्चे निकालने के लिए दर्जनों शादियां की। इस दूल्हे का नाम है लखोबा, जो बसई इलाके का रहने वाला है। और इसने ऐसा कांड किया जो शायद ही किसी ने किया होगा। जराइम की दुनिया का ये वो लुटेरा है जिसका एक ही काम था, महिलाओं को अपने जाल में फंसाना और शादी की आड़ में उनका सब कुछ लूट लेना। लखोबा के कारनामे इतने बड़े हैं कि ये अब तक 1-2 बार नहीं बल्कि 25 बार शादी कर चुका है। 2015 में लखोबा ने पुणे में 4 महिलाओं से शादी रचाई थी। जांच में पता चला है कि फिरोज नियाज शेख उर्फ लखोबा तलाकशुदा महिलाओं की तमाम वैवाहिक वेबसाइट में जाकर जासूसी करता था, फिर उन्हें शादी का प्रस्ताव देकर उनसे शादी रचाता था और फिर महिलाओं के गहने और रुपए लेकर फरार हो जाता था। जवळजवळ 25 ते 30 महिलांची अशा प्रकारे फसवणूक केलेली आहे। इस बार भी फिरोज नियाज शेख उर्फ लखोबा ने यही किया। उसने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए एक महिला से शादी रचाई और फिर महिला से कार और लैपटॉप खरीदने के नाम पर 6,50,000 रुपए लिए और गायब हो गया। जब लखोबा काफी दिनों तक घर नहीं लौटा तो महिला ने खुद को ठगा हुआ पाया, जिसके बाद महिला ने नाला सोपारा पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया और पुलिस को पूरी कहानी बताई। जिसके बाद पुलिस फिरोज नियाज शेख उर्फ लखोबा की तलाश में जुट गई। क्योंकि आरोपी काफी शातिर है, इसलिए पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए खास जाल बिछाया। पुलिस ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर किसी महिला के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई। फिर पुलिस ने लखोबा से महिला बनकर बातचीत की और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब मुंबई के कल्याण में लखोबा पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। त्याच्या अटकेमध्ये आम्हाला जवळजवळ 3.5 लाखाचा मुद्देमाल, त्यामध्ये चेकबुक, महिलांचे एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, 6 मोबाईल फोन्स असा मुद्देमाल आम्हाला मिळालेला आहे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने और चांदी के गहने भी बरामद किए हैं। इसे मुंबई का चाल शोभराज इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि चाल शोभराज अजनबियों को धोखा देने, महिलाओं की हत्या करने और पूरे यूरोप और एशिया में पुलिस से बचने में माहिर था। चाल शोभराज ज्यादातर पश्चिमी देशों के पर्यटकों को अपने जाल में फंसाता था, उनसे लूटपाट करता था और फिर उनकी हत्या कर देता था। और उसी रास्ते पर फिरोज नियाज शेख उर्फ लखोबा भी चल रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके आतंक का अंत कर दिया। सीमा हैदर के बाद एक और पाकिस्तानी महिला ने प्यार के लिए अपना देश छोड़ दिया और राजस्थान के चूरू के रहने वाले युवक से निकाह कर पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गई और देश और धर्म की सारी सीमाएं पार करके राजस्थान में अपने ससुराल आ गई। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश को चूरू के रहमान से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने ऑनलाइन निकाह किया और दोनों फिर मिलकर मक्का पहुंचे और वहां निकाह कर अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी। महविश तलाकशुदा है और महविश और रहमान दोनों के ही 2 बच्चे हैं, लेकिन प्यार के लिए अपने बच्चों को भी छोड़ दिया। पे हमारी मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। पाकिस्तान की रहने वाली महविश 45 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई है। राजस्थान पहुंचने पर रतन नगर पुलिस ने उसके पासपोर्ट वीजा की जांच की, जिसके बाद उसे यहां रहने की इजाजत दे दी गई।
अब ये कि अपनी विधि सम्मति अपने इंडिया में आई है और अपना जो भी है कि नियमानुसार अपने थाने पर इसका जो पूछताछ करते हैं और फिर उसके बाद अपना जिला विशेष शाखा के जो आगे जो प्रक्रिया जो फॉरेनर आते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पूरी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाए। हिंदुस्तान से लेकर चीन तक बाढ़ का तांडव मचा हुआ है। आज ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। पहली तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की दिखा रहे हैं, जहां घटामाली नदी के ऊपर बनी पुलिया को पार करने के दौरान बाइक सवार युवक बाइक समेत बह गया। दूसरी तस्वीर आपको राजस्थान के कोटा शहर की दिखा रहे हैं। यहां गेपरनाथ महादेव मंदिर पर पिकनिक मनाने पहुंचा एक परिवार अचानक सैलाब आने से बाढ़ में फंस गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद बाढ़ में फंसे परिवार के सभी 6 लोगों को गोताखोरों ने निकाल लिया। तीसरी तस्वीर हरिद्वार की है, जहां गंगा में बह रहे एक कांवड़िए को एसडीआरएफ के जवानों ने जान की बाजी लगाकर बचा लिया। चौथी तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सामने आई, जहां उपनाय पुल को पार करने के चक्कर में बाइक सवार युवक बहने लगा, लेकिन लोगों ने उसकी समय रहते जान बचा ली। पांचवी और सबसे आखिरी तस्वीर चीन से सामने आई, जहां तूफान और बाढ़ बारिश की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई है। आधे हिंदुस्तान पर इन दिनों भारी बारिश की वजह से मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा है और पानी से भरी इन सड़कों पर चलने का सीधा मतलब है जिंदगी से खिलवाड़। निरंकाल नदी में गिरी गाड़ी। और अपनी जिंदगी से ऐसा ही खिलवाड़ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक कार ड्राइवर ने किया। उपनाय पुल को पार करने के चक्कर में कार ही ग्राम बधौरा की नदी के तेज बहाव में बह गई। कार ड्राइवर ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन लहरों के आगे बेबस कार ड्राइवर अपनी कार को नहीं बचा पाया और कार नदी में कागज के टुकड़े की तरह तैरने लगी। ग्रामीणों की मदद से कार को रस्सी से बांधा गया। दर्जनों लोगों ने मिलकर कार को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तेज लहरों के आगे किसी की नहीं चली और सारे प्रयास फेल हो गए। अगर कार ड्राइवर ने उपनाय पुल को पार करने की ये कोशिश न की होती तो यह हादसा न होता। जब से मॉनसून आया है, रोज कहीं ना कहीं ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब लोग इन हादसों से सबक तक नहीं लेते। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी एक बाइक सवार युवक यही गलती कर बैठा। और युवक ने पानी के तेज बहाव को नजरअंदाज करके लखीमपुर पलिया मार्ग को पार करने की कोशिश की और इसी चक्कर में युवक बाइक समेत बाढ़ में बहने लगा। युवक और उसकी बाइक दोनों बाढ़ में समाती जा रही थी। लेकिन युवक की किस्मत अच्छी थी कि आसपास तमाम लोग मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत मदद का हाथ आगे बढ़ाया। बाइक आ गई, बाइक। ग्रामीणों ने सबसे पहले युवक की बाइक को बाहर निकाला। आ गई बाइक, आ गई बाइक, बाइक आ गई बाइक। और जब बाइक निकल गई तो ग्रामीणों ने बाइक सवार युवक को भी मौत के मुंह से खींच लिया। वो चप्पल चली गई यार, पानी भर गया, पानी। युवक का रेस्क्यू करना मुश्किल था, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उसे नया जीवन दान दिया। लखीमपुर खीरी में बाइक सवार युवक की जान तो बच गई, लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी शनिवार को हुई तेज बारिश आफत लेकर आई। कुसमुंडा खदान में अचानक सैलाब आने से 4 सेफ्टी माइनिंग अधिकारी आंखों के सामने बह गए, जिसका दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया। वीडियो में कई अधिकारी सैलाब में फंसे दिखाई दिए, लेकिन तभी अचानक मिट्टी का कटाव हुआ और चारों अधिकारी बहने लगे। कट गए, पूरा पीछे देख रहा है ना, पूरा कट गया। पूरा बह गया यार, बह गए। ये घटना शनिवार को हुई थी। ये मंजर इतना भयानक था कि अपने सामने अधिकारियों को बहता देख वीडियो बना रहा ट्रक ड्राइवर भी बुरी तरह सहम गया। अरे बाप रे यार। बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ी इलाकों में होती है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को हर पल पहाड़ खिसकने का डर सताता रहता है, लेकिन उत्तराखंड के लोग इन दिनों लैंडस्लाइड और बाढ़ की डबल मार झेल रहे हैं। और उत्तराखंड में भी सबसे ज्यादा तबाही उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में देखने को मिल रही है।
यहाँ भागीरथी नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। भागीरथी का जल स्तर बढ़ने से गंगोत्री धाम में बना आरती स्थल बाढ़ में डूब गया है। जबकि गंगोत्री धाम के आसपास बने कई स्नान घाट भी पानी में समा चुके हैं। भागीरथी नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी के किनारे पर मौजूद कई होटल और आश्रमों को भी नुकसान पहुंचा है। भागीरथी नदी का बहाव इतना तेज है कि स्थानीय लोगों को जान का खतरा सताने लगा है और अब गंगोत्री धाम के रावल तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार और उत्तरकाशी प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। मंदिर के पुरोहितों को डर है कि अगर भागीरथी का पानी मंदिर में घुसा तो वहां होने वाली तबाही को फिर से प्रशासन नहीं रोक पाएगा। वहीं उत्तराखंड के ही हरिद्वार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरियाणा का एक कांवड़िया कांगड़ा घाट पर पानी के तेज बहाव में बहने लगा। पहले तो लोगों को लगा कि वो तैर कर नहा रहा है, लेकिन जब लोगों ने उसे डूबते हुए देखा तो सभी हैरान रह गए। जिसके बाद एसडीआरएफ के 2 जवानों ने तुरंत गंगा में छलांग लगाई और कांवड़ियों को पकड़ लिया। इसके बाद एसडीआरएफ के जवान कांवड़ियों को किनारे पर लेकर आए और तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। कांवड़िये की उम्र 22 साल है और उसका नाम कमलेश बताया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद लोग एसडीआरएफ जवानों के साहस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बाढ़ और बारिश से मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश के कारण मध्य प्रदेश के नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं सीहोर जिले में बने कोलार डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है। क्योंकि कोलार डैम का जलस्तर बढ़कर 458.70 मीटर पहुंच गया है, इसलिए आज डैम के 8 में से 2 गेट 40-40 सेंटीमीटर खोले गए। डैम के गेट खुले तो पूरा समंदर मानो फूट पड़ा। जानकारी के मुताबिक राजधानी भोपाल और आसपास के जिलों में हो रही बारिश के चलते कोलार डैम का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन का कहना है कि अगर बारिश नहीं थमी तो आने वाले दिनों में डैम के और गेट भी खोले जाएंगे, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया, जिससे तबाही बढ़ने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि अपनी जान को जोखिम में डालकर जी मीडिया की टीम आज विदिशा जिले के उन इलाकों पर भी पहुंची जहां बेतवा नदी ने इन दिनों सबसे ज्यादा कोहराम मचा रखा है। विदिशा की बेतवा नदी का ब्रिज है, जो ये आप ब्रिज देख सकते हैं, तस्वीरें दिखा दूं, ये अशोक नगर मार्ग कहलाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 फीट पानी ऊपर बह रहा है। और मैं ये दिखा दूं, ये चरण तीर्थ मंदिर है जो भगवान श्री राम के चरण यहाँ पर स्थापित है। काफी पुराना मंदिर और यहाँ इस मंदिर लगभग आधा मंदिर पूरा डूब चुका है। विदिशा में विकराल बाढ़ में दर्जनों मंदिर डूब गए हैं, जबकि शमशान घाट भी बाढ़ से लबालब है। विदिशा का शमशान घाट है, जो रास्ता था शमशान घाट का, वो भी पूरी तरह से पानी से करीब 2 से 3 फीट पानी ऊपर चल रहा है। बताया जा रहा है कि भोपाल और रायसेन में हुई बारिश की वजह से विदिशा में ये हालात पैदा हुए हैं और बाढ़ की स्थिति बन गई है। जहां एक तरफ बारिश से कई शहरों के हालात बद से बदतर हो गए, वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में लोग बारिश की कमी से जूझते नजर आए। दरअसल औसतन बारिश न होने पर लोगों ने पूर्वजों के टोटके को अपनाया, जिसके तहत गधा और गधैया का शहर के चौराहे पर विवाह कराया गया। शादी में बाराती बनकर आए स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर डांस किया। विवाह होने के पहले गधे की बारात ढोल नगाड़ों के साथ चौक बाजार पर लाई गई और उसके बाद गधा गधैया को माला पहनाई गई। माला पहनाने के बाद दोनों का मुंह बेसन के लड्डू खिलाकर मीठा भी कराया गया। साथ ही लोगों को भी मिठाइयां बांटी गई। इस विवाह में शामिल सर्वधर्म के लोगों ने चौराहे पर जमकर डांस किया। उधर इस तरीके का टोटका करने वाले लोगों का कहना है कि हमारे पूर्वज कहते हैं कि जब भी अच्छी बारिश ना हो तो गधा गधैया का विवाह करा देना चाहिए। गधा गधैया की जो शादी अगर आप करा दो, ये कैसा टोटका है, इससे भगवान इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम सब लोगों ने आज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज के लोगों ने आज ये गधा गधैया का विवाह संपन्न कराया है। आपको बता दें कि लोगों ने इंद्र देवता को खुश करने के लिए ये अनोखा और अद्भुत टोटका अपनाया और गधा और गधैया की शादी करवाई।
ताकि इंद्र देवता खुश होकर अच्छी बारिश करें। उधर माली में विद्रोही गुट ने सरकार को समर्थन करने वाली रूस की वैगनर आर्मी पर बड़ा अटैक किया है, जिसमें वैगनर ग्रुप के कई सैनिक मारे गए। रास्ते में उनकी लाशें बिछी दिखी और जमीन पर बिखरे पड़े ये शव रूस के भाड़े के वो वैगनर ग्रुप के सैनिक हैं, जिन्होंने यूक्रेन में कत्ले आम मचा रखा था। लेकिन माली में विद्रोही गुट के लड़ाकों ने इनके काफिले पर ऐसा अटैक किया कि वैगनर ग्रुप के 20 से ज्यादा सैनिक मारे गए। माली के विद्रोही गुट ने इसका वीडियो बनाकर वायरल किया है और दावा किया है कि ये सभी सैनिक उनके हमले में मारे गए हैं। वीडियो में माली के विद्रोही गुट हथियार लेकर शव के आसपास टहलते भी दिख रहे हैं। दावा ये किया जा रहा था कि वैगनर ग्रुप विद्रोहियों की तलाश में गांव-गांव छापेमारी कर रहे थे। तभी विद्रोही गुट ने घात लगाकर इनकी बख्तरबंद गाड़ियों पर अटैक कर दिया और जो भी सैनिक उन्हें मिला उनकी बेरहमी से हत्या कर शवों को रास्ते में ही लिटा दिया। वीडियो में ये देखा भी जा सकता है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को मारने के बाद विद्रोही गुट खुशी भी मना रहे हैं। वैगनर ग्रुप के चीफ ने इसे अपना बड़ा नुकसान बताते हुए इस हमले का बदला लेने का भी ऐलान किया है। गाजा युद्ध में इजरायल 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। पहला गाजा में हमास के साथ उसकी जंग चल रही है, तो दूसरी लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह आतंकी गुट से। इस बीच हिजबुल्लाह आतंकी गुट ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने इजरायल डिफेंस के एंटी ड्रोन सिस्टम को अटैक कर तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह आतंकी गुट की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें यह दिखाते हुए दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का लड़ाका हाथ में रॉकेट लॉन्चर से सामने दिख रहे इजरायल के एंटी ड्रोन सिस्टम पर टारगेट कर रॉकेट फायर करता है। वीडियो में बकायदा ये भी दिखाया जाता है कि इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम ड्रोन डोम RPS रडार 4-2 है, जिस पर रॉकेट गिरता है और बड़े धमाके के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह हो जाता है। हिजबुल्लाह के इस अटैक का बदला लेने से इजरायल भी नहीं चूकता है। इजरायली सेना भी हिजबुल्लाह के उस ठिकाने को ढूंढ निकालती है जहां उन्होंने अपने हथियारों का जखीरा रखा हुआ था। वीडियो में देख सकते हैं इजरायली आर्मी अपने ड्रोन से हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकाने को ट्रैक करती है, जिसमें 2 आतंकी एक मकान की तरफ भाग रहे होते हैं। इसके बाद इजरायली आर्मी ड्रोन से ही उस ठिकाने पर बम बरसाती है और वो पूरा का पूरा गोला बारूद से भरा ठिकाना जबरदस्त विस्फोट के बाद तबाह हो जाता है। और रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक जारी है। रूस कभी मल्टीपल रॉकेट तो कभी तोप से गोले बरसा रहा है। वॉर जोन से रूस के लेटेस्ट अटैक का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के जर्रे जर्रे को तबाह करने का एक भी पल रूस नहीं गंवाना चाहता है। रूस अपने तोपों से यूक्रेन आर्मी के पैदल दस्ते पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। रूसी आर्मी ने वॉर जोन से जो वीडियो जारी किया है, उसमें देख सकते हैं कि रूस अपने होवित्जर तोप से यूक्रेन पर गोले बरसा रहा है, जिसका एक एक गोला हर उस जगह को तबाह कर दे रहा है जहां ये गोले गिर रहे हैं। तोप से रोजाना 1,500 से 2,000 गोले बरसाए जा रहे हैं और इन तोपों से अटैक करने की जिम्मेदारी संभाल रही है रूस की युग ग्रुप और फोर्सेस, जो यूक्रेन में ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे हैं। तोप से गोले बरसाने का ये वीडियो डोनेत्स्क से सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि रूस की युग ग्रुप ने यूक्रेन के पैदल दस्ते को टारगेट कर उन पर हमला किया और यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इससे पहले रूस ने अपने मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। रूस मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से भी रात दिन यूक्रेन को तबाह और बर्बाद करने में जुटा है। लेकिन 2.5 साल से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी ये युद्ध जारी है और किसी को नहीं पता कि आखिर ये विध्वंसक जंग कब खत्म होगी। प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे पर जाने के बाद भारत और रूस की दोस्ती और पक्की हो गई। इसका एक और उदाहरण दिखा जब भारतीय नौसेना को रूस के राष्ट्रपति ने सैल्यूट किया। रूस के नौसेना दिवस में भारतीय नेवी भी शामिल हुई। INS तबार जब रूस पहुंचा तो पुतिन की खुशी का ठिकाना न रहा। खुद राष्ट्रपति पुतिन रूस की नौसेना के बोर्ड से पहुंचे और भारतीय नौसैनिकों को सैल्यूट किया और रूस के नौसेना दिवस में शामिल होने के लिए धन्यवाद कहा। राष्ट्रपति पुतिन के धन्यवाद का भारतीय नौसेना के जवानों ने कुछ इस तरह स्वागत किया। नेवी के जवानों ने दाहिना हाथ आगे करके रूस के लिए सम्मान प्रदर्शित किया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगल की आग बेकाबू हो गई। आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, जिससे हालात बेहद खराब हो गए हैं। जंगल की भयंकर आग की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। जंगलों में लगी ये भयानक आग हजारों एकड़ जमीन साफ कर चुकी है। आग इतनी भीषण है कि काफी ऊंचाई तक इसका धुआं उठते हुए देखा गया, जिसने पूरे इलाके में अंधेरा फैला दिया। जंगल की आग कितनी भयानक होगी, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। दोनों तरफ आग का कहर और ये गाड़ी वहां से गुजर रही है।
गाड़ी के आसपास चिंगारियां भी नजर आईं। आग की लपटें ऊंचाई तक आसमान में उड़ती दिखाई दी, जो दूर से भी देखी गई। यहाँ 1,41,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो गए। जहाँ पर पहले हरे भरे पेड़ हुआ करते थे, वहाँ पर अब राख और भीषण आग दिखी। वहीं तेज चलती हवाओं की वजह से आग तेजी से शहर में रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ती नजर आई, जिसकी वजह से कई इलाकों को खाली करा दिया गया। आपको बता दें कि आग की वजह से अब तक 140 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही लोगों को इस इलाके में जाने से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही आग के धुएं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा है। वहीं दमकल विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, जिससे ज्यादा नुकसान से बचा जा सके।